एक बंदा हेबन अपने पापा के साथ के शहर में जाता है और वो वैनिटी वैन देखता है। वैनिटी वैन जो एक्टर्स वगैरह यूज करते हैं उसका नाम कुछ और भी रहता है। वैसे मोटर होम बोलते हैं उसको, गाड़ी जैसा रहता है। और उसमें पूरा पूरा घर साथ में चल रहा होता है। मोटर होम को जिस तरह से देखते हैं उसमें घर वगैरह सब होते हैं। इंडिया में भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, लोग बाग इसमें निकल जाते हैं, किचन मिचन सब रहता है इसमें, तो वो इस तरह की गाड़ी को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। देखो इस तरह की बोल रहा हूँ मैं। ऑडियो नहीं आएगा, मैं खुद ही चालू कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये ऐसी वैन जैसी रहती है और इसके अंदर सब कुछ है। गाड़ी से लेके रहने खाने सोने तक सब कुछ इंतजाम है, टीवी भी है देखो। लग्जरियस है बहुत ज्यादा। गाड़ी पे एक चलता फिरता घर है पूरा। सीट लगी हुई है, बेड लग जाते हैं वहीं पर बैठने के लिए। ये देखो बेड बन गया उसी सीट का। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई, सब कुछ, फ्रिज, टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, सब, किचन, सब कुछ A to Z। इस प्रकार का मोटर होम को देखता है वो। है ना, आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे पहले। देखता है, और पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा, उसने देखा था, हमारा घर क्यों नहीं चलता। बोला, उसने पिता ने बताया, घर नहीं है, बसें और गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ही ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी रहती, इसमें लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग करता है, ये अपने आप नहीं चलते, इन्हें इंजन द्वारा चलाया जाता है। और इंजन को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। चैप्टर में शुरुआत ये लिखी हुई है ताकि आप एक इंसिडेंट से समझ सको कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। खनिज हमारी अगर वो मोटर होम बनाना है तो हमारे लिए खनिज मिनरल्स की कितनी आवश्यकता है। और उसको चलाने के लिए अगर जो चल रही है वो एनर्जी को कन्वर्ट करना जरूरी है हमको, और वो आएगा ऊर्जा के संसाधनों में। पूरा चैप्टर का निचोड़ इस इंसिडेंट में दे दिया उन्होंने। हमारे आसपास जो रहता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम। आपने पढ़ा, भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के उपयोग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ये धातुएं निकाली जाती हैं। भूपर्पटी किसको बोलते हैं? हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ऊपरी परत जिस पर हम रह रहे हैं। भूपर्पटी, भूपर्पटी जो है बहुत सारे खनिजों से मिलकर बनी हुई है। हम उसको खोदते हैं, संशोधन करते हैं, उसमें से अपने काम की धातु निकालते हैं और उसका यूज कर लेते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य अंग है। एक लगभग हर चीज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक। तो ये तो हम देख ही चुके हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के भोजन में भी खनिज होते हैं जो हम खाते हैं। मनुष्य के विकास में सभी सजावट, त्योहारों, अनुष्ठानों के लिए खनिज का उपयोग किया जाता है। मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन, यकीन मानो, ये फ्लोराइड कंटेंट के कारण से हमारे दांत दांत जैसे दिख रहे हैं, बने हुए हैं। और इसलिए मैं जो हमारा नीम की दातुन होती है उससे ओवरकम करते हुए बोलता हूँ कि ये टूथपेस्ट ज्यादा सही है। वजह है उसमें ज्यादा कुछ केमिकल इस्तेमाल ना किए जाए हों, ना किए गए हों, है ना। तो नीम की दातुन से ज्यादा अच्छे हैं फ्लोराइड कंटेंट वाले टूथपेस्ट। हाँ, उसमें आप केमिकल वगैरह ज्यादा, सेंसोडाइन वगैरह हाइपर यूज करोगे तो दांतों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फ्लोराइड कंटेंट जो है टूथपेस्ट को दांतों के लायक बनाता है। फ्लोराइड कहाँ से मिलता है? फ्लूओराइड से मिलता है। इतनी डिटेल में क्वेश्चन के आंसर याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो कॉमन चीजें वो तो हमें पता ही होना चाहिए। बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग? बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम को टिटेनियम लिख रहे हैं, ये अजीब बात है। टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि रटाइल इल्मेनाइट, र्यूटाइल र्यूटाइल इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। माय गुडनेस। जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसका जो बेस होता है, वो बेस जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है। और टाइटेनियम ऑक्साइड कहाँ से मिलता है हमको? टाइटेनियम ऑक्साइड र्यूटाइल इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है मिट्टी में। अभ्रक जो है, इंग्लिश का नाम जानते होंगे इसको आप, है ना। एक बार, अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। तो इस प्रकार की चट्टानें होती हैं अभ्रक की, ऐसी परत दर परत निकलता जाता है अभ्रक। इस प्रकार से होता है। ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है, देखने को मिल रहा है अभ्रक जो है वो इस तरह का होता है। यूज कहाँ किया जाता है?
माइका ही बोलते हैं इसको, अभ्रक को। हाँ, माइका, माइका बोलते ही समझ गए होगे आप। माइका का यूज जो है वो कांच बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे सारे पदार्थ होते हैं, मतलब अभ्रक के भी बहुत सारे प्रकार होंगे। प्रकार, हाँ बहुत सारे हैं। मस्कोवाइट पर बहुत सारे हैं। उपयोगिता देखते हैं, केवल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कच्चे माल के रूप में विदेशों में भेज दिया जाता है इसको। व्यापार की दृष्टि से अभ्रक दो खनिज श्वेताभ्रमक और महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी चादरों के रूप में इसको छोटे चूर्ण के रूप में करते हैं। बड़ी बड़ी परतों वाला अभ्रक मुख्यतः विद्युत उपयोग में काम आता है। संभाग होने के कारण से इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन डायनेमो आदि बनाने में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज करते हैं। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण से लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को टकराकर माइका नाइट बनाया जाता है। अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबर उद्योग में मशीनों की चिकनाई देने के लिए काम किए जाते हैं। सही है। अभ्रक पारदर्शक होता है, साथ ही ताप के आकस्मिक उतार चढ़ाव को अधिक सहन नहीं कर पाता है, इसलिए भट्टियों में अग्निरोधक प्लास्टर का काम करता है। कहीं से कहीं हद तक भी यहाँ पर आयुर्वेद में चिकित्सा भी। रंगहीन पारदर्शक कागज, विविध प्रकार के खिलौने, रंगमंच के पर्दों में सजावट, चमकीले पेंट, कलर भी अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। सब जगह लिख रहे हैं पारदर्शी है, लेकिन कांच बनाने में इसका यूज किया जाता है, ये कहीं भी नहीं लिख रहा है, मतलब मुझे गलत ये मालूम था। इसका कांच बनाने में यूज नहीं करते हैं, इसका शीट जरूर बनाई जा रही है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है। खैर इतना काफी है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज उपयुक्त होते हैं। रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज यूज होते हैं, कोई बता सकता है? अगर हमारा CFL लगा हुआ है, CFL, कितने सारे खनिज होंगे? CFL का जो प्लास्टिक बना हुआ वो किसी न किसी पॉलीमर से बना होगा, एथीन से मिलकर बना हुआ होगा, या PVC का भी हो सकता है। तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहां पर विनाइल क्लोराइड भी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होगा, फिर कोई ना कोई खनिज यूज होगा। उसके बाद जहाँ पर जो उसमें जो LED यूज हो रही है, LED में जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम, उसका यूज किया जाएगा। तत्व का बता रहा हूँ मैं, अब तत्व का कोई ना कोई यौगिक होगा, जाहिर सी बात है। और अगर कैपेसिटर बात करें तो उसमें भी कोई ना कोई कार्बनिक यौगिक भरा जाता है। तो हर जगह हमारे आसपास खनिज के उस रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें मोस्टली कार्बन ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कार्बन की यौगिक होते हैं, कार्बन नहीं होता, कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। आप ये भी बोल सकते हो कार्बन रहता है, ऐसा कोई बुराई नहीं। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्रकार प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो शायद आपको वीडियो में भी बताया गया था इस चीज को, जिसकी एक निश्चित आंतरिक विद्यमान स्वरूप समरूप तत्व है। समरूप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तत्व है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पदार्थ भी बोल सकते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल जो संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये खनिज की परिभाषा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए आपको। खनिज प्राकृतिक रूप में, प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों है? विविध क्यों है मतलब इतने सारे क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टान खनिजों के रूप में तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी रहती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। मतलब जितनी भी चट्टानों से पाए जाते हैं खनिज, कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें एक ही खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बहुत सारे, एक ही चट्टान में बहुत सारे खनिज उपस्थित रहते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं वो। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उन समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं अगला। ये टेबल दी हुई है। सामान्य एवं वाणिज्यिक उद्देश्य तो खनिज के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक मतलब मेटेलिक, और अधात्विक मतलब नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फिर से 3 प्रकार होते हैं: लौह धातु जिसमें लोहे होते हैं, अलोह धातु जिसमें लोहा नहीं है, तांबा, सीसा, जस्ता आदि, बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक में अभ्रक, नमक, अभ्रक मतलब फिर से वही माइका, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी खनिज के प्रकार है। तो उन्होंने तो वीडियो में 2 प्रकार बताए थे, इन्होंने 3 बता दिए हैं। तो बुक के हिसाब से आपको 3 अगर क्वेश्चन आता है खनिजों के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 ही लिखोगे: एक धात्विक खनिज,
दूसरा आध्यात्मिक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। 3 प्रकार लिखोगे, है ना। उदाहरण याद रख सको तो अच्छी बात है। कौन कौन से हैं। उसके बाद लिखा हुआ है खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिजों में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, ऊष्मा का दबाव संचयन, ऊपर लिखा हुआ है हेतु अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण एवं संरचना पर निर्भर करते हैं। यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साइंस में हम पढ़ते हैं खनिज एक बड़ा पोर्शन रहता है जिसके अंदर अयस्क पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ अयस्क में भी खनिज मौजूद है, बस यही लिख रहे हैं। अयस्क में भी खनिज मौजूद है और अयस्क में से खनिज को निकालना ज्यादा आसान होता है, बस यही बोल रहे हैं वो। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण संरचना पर निर्भर करती है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण अधिक समय उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों में ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से खनिज दरारों में जोड़ों विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में, बृहद जमाव। आग्नेय चट्टानें क्या होंगी। आग्नेय चट्टानें जो पहले गर्म थी, एक तरह से जो लावा जैसा होता है ना, वो थी। लावा जैसा धरती का लावा ज्वालामुखी में से ऊपर आता है ना, तो वो ठंडा होता है। वैसे ही ऊपर पट्टी के नीचे भी आता है वो ऊपर, और ज्वालामुखी से भी ऊपर आ जाता है वो। उससे ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें जम गई है ना। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों और जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिल जाते हैं। तो कई बार दरारों में मिल जाते हैं, चट्टानों की दरारों में, दरारों के बीच फंसे हुए रहते हैं, उधर मिल जाते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में, मतलब दरारों में भर गए। मिट्टी होगी तो दरारें भी होंगी ना निकलने की, क्योंकि लिक्विड है वो, लावा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, ज्वालामुखी में गया तो वहां निकल गया है, बाकी जमीन में नहीं निकल पा रहा, तो दरारों के रूप में मिल जाते हैं। अपन बोरवेल कर सकते हैं, गड्ढा करेंगे तो मिल सकते हैं वो। और बृहद जमाव परत में ऊपर बह जाते हैं, जो ज्यादा जमा होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा इसी तरह शिराओं व जमाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों का परतों में पाए जाते हैं। तो वीडियो में भी बताया गया था ये चीज कि जो खनिज परतों में पाए जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लोहा अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तथा अत्यधिक ऊष्मा का दबाव का परिणाम है। और सारे चट्टानों में दूसरी श्रेणी जिप्सम, पोटास और नमक, सोडियम। तो मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण लिया था सेंधि नमक का। सेंधा नमक जो है वो परतों के रूप में पाया जाता है, और मार्बल भी कुछ हद तक, मार्बल भी दिखाया था कल आपको, वो परतों के रूप में पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के बोल रहे हैं यहाँ पर, 2 नहीं है रे, और भी है। तीसरा, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के, हाँ तो ये वाला पोर्शन है, जब पानी बहता है तो चट्टान जो है वो, उसके जो घुलनशील तत्व होते हैं वो पानी में घुल के बह जाते हैं, और जो रह जाता है वो अवशिष्ट जो चट्टानें रह जाती हैं, जो पोषक तत्व निकल गए, अब मेन पोषक तत्व पानी में घुलनशील पोषक तत्व निकल गए, जो रह गए हैं उनको हम जो है वो खनिज के रूप में रह जाते हैं। बॉक्साइड एक इसका उदाहरण है। तो खनिजों का निर्माण की एक अन्य विधि धरातल चट्टानों का अपघटन है। तो इस तरह से भी खनिज बन सकते हैं। पहला कैसे देखा, पहला जो देखा वो आग्नेय चट्टानों के बीच में दरारों में पाए जा रहे हैं। कैसे बन रहा है खनिज, जो आग्नेय चट्टाने हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां फंस गए हैं, दरारों में पाए जा रहे हैं, और अगर जो ज्यादा है वो ऊपर आ गए हैं। उदाहरण के लिए जस्ता, तांबा, जिंक। जस्ता मतलब जिंक, जिंक, तांबा और जिंक। जस्ता और जिंक 2 बार लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जस्ता को ही जिंक बोलते हैं। तांबा, जिंक और सीसा। और अवसादी चट्टानों से परत दर परत बनते हैं, उसमें याद रखिए सोडियम, जो अपना नमक होता है। अच्छा, सोडियम अलग लिखा हुआ है, नमक अलग लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। सोडियम तत्व हो जाएगा यार, कैसे लिखा हुआ है। जिप्सम आप सभी जानते हो, पीओपी, वो परत दर परत निकलता है। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो चट्टानों से पानी बहता रहता है, तो पानी से बहकर उसकी मेन चीज निकल गई, बस कुछ अवक्षेप बचे हुए हैं, वो खनिज कहलाएगा। बॉक्साइड इसका उदाहरण है। पहाड़ियों के आधार घाटी में कुछ रेत के जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसे प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते।
तो जैसे कोई नदी ऊपर से बहकर आ रही है तो उसमें खनिज मौजूद होंगे, और जैसे नीचे आएंगी तो जो पहाड़ी की तलहटी होगी वहां पर ये खनिज पाए जाते हैं। सोना चांदी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि ये जमा हो जाते हैं, दर्रों में फंस जाते हैं। जो जहाँ पर से नदी बह रही होती है, किसी ऊपरी भाग से गिरी हुई है, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में सोना मिलने के चांसेस रहते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश व्यापक रूप से तो जो पांचवा टाइप है, वो पांचवा टाइप महासागरीय खनिज का होगा। वीडियो में थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, महासागर में भी खनिज की बहुत सारी मात्रा मौजूद है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन जल ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथियों में धनी है, तो मैग्नीज जो है वो बहुत सारे मात्रा में, मैग्नीज के खनिज जो है वो महासागर में पाया जाता है। 5 टाइप के। पहला सिंपल, जो आग्नेय चट्टानों से बनता है, वहां फंसे हुए रहते हैं जो खनिज दरारों में फंसे रहते हैं, जो बड़े जमाव में रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जस्ता यानी कि जिंक, तांबा, और सीसा, सीसा नॉट शीशा, सीसा। और दूसरा जो है वो परत दर परत जो बनते हैं, सोडियम और नमक वगैरह, पोटाश वगैरह, उसके उदाहरण जाएंगे। तीसरा जो चट्टानों के अवक्षेपण से बनते हैं, मतलब पानी के साथ कुछ उसके मेन चीज कुछ घुलनशील पदार्थ जो है वो बह जाते हैं, और जो अवक्षेप रह जाता है उससे जो है वो खनिज प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट इसका उदाहरण है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। पहाड़ी की आधार की तलहटी में सोना चांदी वगैरह जो है वो रुक जाते हैं, गिरते हैं, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तलहटी में। महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो पांचवा टाइप महासागरीय जल में तो बहुत सारा मात्रा में है। ज्यादातर वेस्ट हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि कीमती, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है उसमें। इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता, वही खनिज हमको जमीन पे भी मिल जाते हैं, उसमें कम मेहनत लगती है। फिर भी नमक वगैरह, नमक, ब्रोमाइन, मैग्नीशियम आदि का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा हम समुद्र से निकाल रहे होते हैं। एक रोचक तथ्य, रेड होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट, 7 बहने, असम, मेघालय, मिजोरम। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। मतलब भारत में जितने भी खनिज मिलते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। लेकिन उत्तर पूर्व में ऐसा नहीं है। अधिकांश जनजातीय इलाकों में खनिजों का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत और समुदाय को मिला रहता है, कोई समुदाय उठा रहता है। उसको रेड होल खनन बोलते हैं। रेड होल मतलब जैसे चूहा बिल बनाता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में उसको चूहा रेड होल खनन बोल रहे हैं, क्योंकि मेघालय वगैरह में वो लोग इससे एक छोटे छोटे जट्टबो बना लेते हैं। इसमें एक नाम आया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। एनजीटी नाम आया हुआ है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अंडरलाइन करने वाली बात है इस चीज को, है ना। एनजीटी, एनजीटी क्या होते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो तो इसको नोट कर लेना। बहुत पूछा जाता है जीके में भी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट संस्था है, जो भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए सभी डिसीजन लेती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी। इंग्लिश में बोले तो नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल, प्राधिकरण, याद रखेंगे। एनजीटी ने इस तरह के क्रियाकलापों को अवैध घोषित कर दिया है। अवैध घोषित कर दिया मतलब वैध नहीं है, ये इलीगल है। और सलाह दी है कि इसको तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीके वाली बात आई तो वो पढ़ ली अपन ने। जरा ध्यान से सोचो और बताए, खुली खदान उत्खनन व एक शाफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? शाफ्ट युक्त भूमिगत खदान। भारत एक अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। खुली खदान और शाफ्ट युक्त भूमिगत खदान, शाफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? खुली खदान में खोदते जाते निकालते जाते हैं, गहरी होती जाती। मान लो कभी कोई खतरा, अगर पानी मानी भरा गया तो बहुत ज्यादा गहरी चीज है वो, डूब कर कई लोग मर जाते हैं। शाफ्ट युक्त खदान में शाफ्ट बाइक्स काम करते हैं। मतलब पहले एक हिस्सा खोद लिया, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा खोदते हैं, और पहले हिस्से को जो है वो आधा पैक कर देते हैं। उसके कारण से क्या हो जाएगा,
लेकिन पानी तो उसमें भी भरा आएगा, लेकिन फिर कोई गिरेगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबे, शायद इसका आंसर इसमें दिया होगा शेफ्ट युक्त खदान। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानें, कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक आदि। तो जाहिर सी बात है, भारत में जो है वो बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, पूरे खनिज फैले हुए हैं। And वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। तो जो यहाँ पर खेती मिट्टी अच्छी है, तो यहाँ पर खनिज नहीं है। ये विभिन्नताएं खनिजों की संरचना में अंतर्गत भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति ने किया हुआ ये बोल सकते हैं। आइए हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता एवं किस रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि खनिज कैसे उगाना चाहिए, देख लेना चाहिए मार्केट है कि नहीं वहां पर, नहीं तो अपन ने खनिज निकाल लिया और वहां बेचने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाए। और ऐसा खनिज चूज करना चाहिए जिससे निकालना फायदेमंद हो। नहीं तो अपन निकाल रहे हैं खनिज और उसमें केवल 20% अपने काम का खनिज निकल रहा और काम हो ही नहीं उसमें। लोहा खनिज, लोहा खनिज धात्विक खनिज का कुल उत्पादन मूल्य के 3 चौथाई भाग को योगदान करते थे। कल भी बात करी थी अपन ने। थर्ड फोर्थ जो है 3 चौथाई हिस्सा जो है वो लौह खनिज का होता है। ये धातु शोधन उद्योगों में विकास को मजदूरी। तो आयरन ओर के बारे में लिखा हुआ है। लोहा यह इसके एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोहा अयस्क के विपुल संसाधन मौजूद है। भारत उच्च कोटि के लोहा युक्त लोहा अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, तो ये अब पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिर शुरू होते हैं। मैग्नेटाइट लोहा लोहा अयस्क है। सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। लोहांश मतलब लोहे का अंश। 70% लोहा मैग्नेटाइट में पाया जाता है, इसलिए सबसे अच्छा खनिज अयस्क है किसका, लोहे का। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। तो मैग्नेटाइट के बाद आता है हेमेटाइट। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ना, बहुत जरूरी है, लिख लेना इसको। लोहे के दो अयस्क हैं, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में 70% होता है, इसमें 50 से 60% होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाली पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बात है, हाईलाइट कर लेना इसको। भारत में कहाँ है, ओडिशा झारखंड पेटी उच्च कोटि का यहाँ पर पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। अगर ये मैप पे दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता ना। बिलासपुर यहाँ है, लो आया सचेत, हाँ। तो भैया जी ये जो मैप बना हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, और देख लेते हैं मैप है कि नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। मैप आना तो है इस चैप्टर में से, और देखे कहाँ पर है। हाँ, एक और मैप देखा, आणविक तापीय, आणविक वो दिया हुआ है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में दिया हुआ। चलो दो ही मैप है, चलो ये अच्छा है। इसमें आपको जितना हो सके याद कर लेना। मेन मेन कौन से पोर्शन कहाँ है, ये देखो गया बिहार में, ये वाला बिहार वाला है ना, ये बिहार एरिया है। अब आपको एज इट इज पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, ये कैसे याद करेंगे इसकी बाउंड्री इधर इतनी थी। अरे भाई साहब इतना नहीं याद करना है, इस कोने में बिहार है, यहाँ पर इतना याद करना है। बिहार के नीचे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, इतना याद करना है। बिहार से लगा हुआ झारखंड है, इतना पता होना चाहिए, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही शासन वो था, राज्य था, अब जरूर अलग हो गया है। झारखंड के नीचे जो है ये उड़ीसा कहलाता है, ये वाला एरिया उड़ीसा का है, मतलब समुद्र के किनारे पर है उड़ीसा, है ना। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है ये, पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा से लगता हुआ ये क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से लगता हुआ मध्य प्रदेश है। तो शेप ज्यादा एग्जैक्टली तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम इतना तो याद रहेगा ना, ऐसा तो याद रहेगा मध्य प्रदेश ऐसा है। बस वही याद रखना है। मध्य प्रदेश के ऊपर ये जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड आ जाता है। यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा गुजरात का हिस्सा है। हाँ, ये गुजरात का, ये वाला हिस्सा गांधीनगर गुजरात अहमदाबाद वाला एरिया आता है। और ये ऊपर गुजरात के ऊपर ये राजस्थान है। राजस्थान महाराष्ट्र के नीचे जो है वो 3 मैप है, चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पेटी है वो उड़ीसा झारखंड की पेटी है। 5 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट ज्यादा लूंगा मैं। अलग अलग पेटियों के बारे में बोला हुआ है यहाँ पर। बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी। कन्नड़ भाषा में कुதிरे शब्द का अर्थ है घोड़ा।
कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ऊंची घोड़ी के मुख से मिलती जुलती है, बेलागुड़ी की पहाड़ियों में बेलडीम से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा। ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता बस। लोहा अयस्क में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, देखो उत्पादन, ऑब्जेक्टिव फिर से बनेगा यहाँ पर। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य लोहा अयस्क उत्पादन करता है, कब, 2016-17 में। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा बनता है। उड़ीसा के बाद कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद कर्नाटका, फिर झारखंड और फिर अन्य राज्य जो है वो। तो सबसे ज्यादा जिसमें होता है वो याद रखना पड़ेगा, भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा अयस्क का उत्पादन होता है, उड़ीसा में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फिर से यहाँ पर एक छुपा हुआ था ग्राफ में, वो जरूर पूछा जा सकता है। फिर उसका मैग्नीज, मैग्नीज आ जाता है, तो मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, ये देखो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे अपन इसको, है ना, आप भी समझते हो क्योंकि नाम लिखा हुआ है केवल। उसको आपको स्टेट में दिखाना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर है, बाकी कुछ नहीं। उड़ीसा में है ये वाली चीज, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी। दुर्ग, बस्तर, देखो मैप में देखोगे अगर आप, पेटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया है वो। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, देखो दुर्ग ये है छत्तीसगढ़ में, और दुर्ग के पास चंद्रपुर ये है, तो ये पूरी पेटी है। इतना एरिया इन्होंने छायांकित किया हुआ है। इसमें सब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है ना। और उसके साथ साथ ये बॉक्साइट भी है यहाँ पर। तो ये पेटी इसको बोल रहे हैं, इतनी पूरी पेटी है, इतने एरिया में पाया जा रहा है वो। दुर्ग, बस्तर के बाद यहाँ पर बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू। बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलुरु, देखिए चिकमंगलुरु क्या है, ये है कि नहीं है यहाँ पर, देखो ये लिखा हुआ है बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरू, चिकमंगलुरु, ये पूरा हिस्सा दिखा हुआ है। नाम थोड़े से उटपटांगे, मैं भी समझ सकता हूँ। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरू। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरू। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरू। ये वाली पेटी जो है यहाँ पर लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा पेटी तो आप सभी जानते हो, इसको भी देख लो, महाराष्ट्र गोवा पेटी कहाँ है। ये महाराष्ट्र गोवा पेटी। गोवा बेचारा छोटा सा राज्य यहाँ पर, और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो रत्नागिरी ना लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र बोल दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर मैप में बनाने को आएगा तो ये पेटी लिखने को आएगा, फलानी पेटी कहाँ पर है, फलानी पेटी कहाँ पर है। तो आपको एक पेटी ये वाली याद रख लेना है, ये वाली पेटी याद रख लेना है, ये वाली पेटी याद रख लेना है कि भारत में नीचे साइड है ये वाली, और ये महाराष्ट्र गोवा वाली पेटी याद रख लेना। बची हुई ये वाली पेटी, तो ये वाली भी याद कर ही लोगे तो क्या बुराई है। इसका लेकिन नाम नहीं आया, गुआ, केंदूर, मयूरभंज, उड़ीसा झारखंड पेटी है वो। अच्छा, उड़ीसा झारखंड पेटी यहाँ पर है। तो भाई साहब ये चार पेटी आपको केवल केवल ये बनाना पड़ेगा। जैसे वो ये वाली झारखंड पेटी बताओ, तो यहाँ पर ऐसा गोला बनाना पड़ेगा। ये वाली पेटी छत्तीसगढ़ को पार करती हुई ऐसी दिखेगी, ये वाली पेटी ऐसी पर्टिकुलर शेप में नहीं रहेगी, बस यही बनाने को आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। तो एक ये वाली करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो जो करने होते जाएंगे। अभी ये इजी लग रहा है, लेकिन जब वो 2-3 हो जाएंगे ना तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसके कारण से बस। बाकी बस ये इतना ही है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। 10 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो गए। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर से मिलेंगे अपन, छुट्टी नहीं है, संडे को भी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। आई होप एंजॉय किया होगा, आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।